अखाड़ा में आज सबसे पहले शुरुआत दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी घमासान से दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उनके पास मरीजों के लिए 5000 बेड तो है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही सभी मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सुविधा दिलाई जाए। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में सेना की मदद तक लेने की मांग कर दी। अमित सिंह जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। अमित, तो दिल्ली हाईकोर्ट में काफी बड़ा घमासान चल रहा है और ये दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच का जो ये जद्दोजहद है, ये टग ऑफ वॉर है, इसमें जो है निर्दोष पेशेंट हैं वो पिस रहे हैं। बेड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, एडमिशन नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आनंद। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से आज हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि उनके पास 5000 बेड अवेलेबल है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर की नहीं है, जिसकी वजह से उसको ऑपरेशन में नहीं लाया जा सकता है। और जहां तक सेना की मदद की बात है, पिछले दिनों भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सेना की मदद ली जाए। अभी दिल्ली सरकार की तरफ से अपडेट कराया गया है कोर्ट को कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख दी है सेना की मदद के लिए। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से को कहा है कि इस पर तुरंत वो अपडेट लें कि क्या हो रहा है, इस पर जल्द से जल्द ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ये जो आपदा में जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं वो जाने ना जाए, इसे रोका जा सके। और एक वकील ने कोर्ट को बताया है कि अगर सेना आ जाती है और खास तौर से ऑक्सीजन की रिफिलिंग का काम संभाल लेती है, क्योंकि सेना के पास इक्विपमेंट है, टैंकर है, अगर वो रिफिलिंग का काम करती हैं तो सेना के आने से ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगा और जो डॉक्टरों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतों में कमी आ जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन तो है, लेकिन लॉजिस्टिकली उसको दिल्ली तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका हल अभी तक नहीं ढूंढा गया है। ये नहीं है कि सेंटर की तरफ से या कहीं से भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन इस ऑक्सीजन को पहुंचाकर और दिल्ली में डिस्बर्स करना, इसको सारे अस्पतालों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। अब दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी, जिसके बारे में अमित सिंह अभी बता रहे थे, और उनसे कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की मांग की है। यही मैं कह रहा था कि क्रायोजेनिक टैंकर्स यहां दिल्ली में कम है, और मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ तक की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाने की मांग भी की है। ऑक्सीजन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का संज्ञान लिया और केंद्र सरकार से इस पर तुरंत एक्शन लेने को कहा। अमित सिंह फिर हमारे साथ जुड़े हैं। आप इसी चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे कि सेना की मदद मांगी है, कहा है कि डीआरडीओ मदद करे कि और भी अस्पताल खड़े हो जाएं, लेकिन अस्पतालों के खड़े होने के साथ साथ जो टैंकर मंगवाए गए हैं, दिल्ली सरकार ने भी करीब 18 टैंकर जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं बैंकॉक से। क्या इनको ऑलरेडी ये ऑपरेशन में है कि इन क्रायोजेनिक टैंकर्स के जरिए से ही जो 490 मीट्रिक टन या उससे ज्यादा का ऑक्सीजन जो दिल्ली को मुहैया किया जा रहा है वो दिल्ली तक पहुंच सकेगा? अमित जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है उन्हें अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाए, और जो ऑक्सीजन कंपनियां हैं वो ऑक्सीजन रिफिल जिन टैंकरों में करेंगी वो टैंकर अवेलेबल नहीं है, टैंकरों की कमी है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से सेना से मदद लेने की बात हो रही है। कृष्णा वेणुगोपाल एक वकील है जिन्होंने हाईकोर्ट में अभी सुझाव दिया है कि डिप्टी सीएम ने तो चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन दिल्ली सरकार को यह भी करना चाहिए कि जो दिल्ली में स्थानीय सेना के जो कमांडर्स हैं उनसे लगातार बात करना चाहिए, जो स्थानीय प्रमुख हैं उनसे बात करनी चाहिए, नेवी के प्रमुख से बात करनी चाहिए और एयरफोर्स के भी प्रमुख से बात कर लेनी चाहिए कि काम आगे बढ़ते रहे। जैसे अप्रूवल मिले तुरंत काम शुरू हो जाए, ऐसा ना हो कि अप्रूवल मिले और उसके काम शुरू होने में 6-7 घंटे लगे। अभी से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। तो यानी जिस तरीके से कोर्ट में सख्त टिप्पणी दिखाई थी दिनों की टैंकर्स की अवेलेबिलिटी के लिए आप सेना की मदद कीजिए, उस पर डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिख दी है रक्षा मंत्री को
और अब थोड़ी देर में ही हो लाल तो फीताशाही केंद्र में सरकार काम कम, समय कम और साथ मिलकर काम करने में एफर्ट ज्यादा, एनर्जी ज्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जानों का सवाल है, लोगों की जान का सवाल है। और उनके लिए ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बेड नहीं है। कई सारे अस्पताल हैं जिन्होंने अब कहा है हमारे पास बेड है लेकिन हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। वहीं मुंबई में वैक्सीन की कमी की वजह से आज 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, जिसकी वजह से मुंबई के बीकेसी सेंटर पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग परेशान हैं। बीकेसी की तरफ से वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ नहीं लगने की अपील, लोगों से कहा गया कि आप भीड़ मत लगाइए। वहीं हालांकि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए 5 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं जहां रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी कोविड सेंटर पर मौजूद है, जहां पर 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो गया है। लेकिन यहां की 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आज सुबह एक बोर्ड लगाया गया है और ये कहा गया है कि वैक्सीन की कमी के चलते 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों को पहले से कहा गया था कि उन्हें मंडे को वापस आना है सेकेंड डोज के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उन्हें ये पता चल रहा है कि आज उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? क्या बताया गया था पहले आपको? टीवी पर भी दिखाया गया था, पेपर में भी आया था कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बंद रहेगा, सब मंडे से सबके लिए चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी मंडे सोच के आए, लेकिन टीवी पे कल दिखाया नहीं, किसमें नहीं आया कि बाबा आज भी सीनियर सिटीजन के लिए। बीकेसी के जो डीन हैं वो हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। डेरे सर, 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी, शॉर्टेज है वैक्सीन की। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करेंगे कि हम राह देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 45 प्लस और 60 प्लस, फिर हेल्थ केयर वर्कर भी कुछ बचे हैं, FLW भी कुछ बचे हैं, इनका तुरंत रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन शुरू किया जाए, जिनके इनको सारी वैक्सीन मिले। यही हम अपील करना चाहेंगे। आशीष दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है आशीष, क्यों बीएमसी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा उन लोगों के लिए जिनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल है कि वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन उपलब्ध है कि नहीं? और दूसरी बात, वैक्सीन सेंटर के बाहर भीड़ लगाने से कहां से वैक्सीन आएगी? जी बिल्कुल आनंद, आपको बताना चाहेंगे इस समय हम बीकेसी कोविड सेंटर के अंदर मौजूद है, जहां पर 18 से लेके 44 साल तक के जो लोग हैं उनका 500 लोगों का वैक्सीनेशन होना था, जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अगर हम रजिस्टर देखें तो अभी तक 435 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों का है। लेकिन जो 45 साल के ऊपर के लोग थे उन्हें पहले ये बताया गया था कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगवाने के लिए उन्हें मंडे को आना होगा। ऐसे ही लोग जब आज सुबह यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर उन्हें बस एक नोटिस देखने को मिली, जिस पर यह लिखा था कि आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, वैक्सीन की शॉर्टेज होने की वजह से आज उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, उनका टीकाकरण नहीं हो पाएगा। जिसके बाद काफी ज्यादा यहाँ पर हंगामा हुआ और पुलिस तक को यहाँ पर बुलाना पड़ा। ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकालकर उनके आप अपने घर पर भेजा गया है। मौजूदा अपडेट जो आपको देना चाहेंगे कि इस वैक्सीनेशन सेंटर के जो डीन हैं अभी भी आला अधिकारियों से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दूसरा जो डोज है, जो वैक्सीन हैं, वो कब तक अवेलेबल होंगी, ताकि लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर हो गया है, काफी स्मूथली उनका वैक्सीनेशन हुआ है। और फिलहाल जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग शुरू है। ऑब्जर्वेशन सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसी के लिए आधे घंटे यहाँ पर बिठाया गया है। आनंद जी आशीष, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। तो एक तरफ जहां 18 से 44 साल के बीच में 500 युवकों का जो है आज वैक्सीनेशन हो जाएगा, वहीं 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन डोसेज जो मुहैया करना है, एक और अलग सप्लाई लाइन है क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन सेंटर अलग है।
वहां पर इस तरह की किल्लत क्यों आ रही है, कंफ्यूजन क्यों है, इसका भी हल जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है। उम्मीद है कि बीएमसी ऐसा कर लेगी। चलिए दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, जहां आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी भी की गई है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विनोद नगर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर का ब्यौरा लिया। वहां गए, वहां पहुंचे और वहां की तैयारियों का जायजा भी लिया। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं अभी तक। वेव है, इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18+ के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। सबको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है सबके लिए इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि क्या कहते हैं अभी जितना भी हो रहा है सिचुएशन जैसा भी है उन सबके लिए, उन सबसे सेफ रहने के लिए 10% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूंगी। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लगवाइए। 4.5 लाख डोजेस की खेप दिल्ली को मिली है। अब वहां पर आज कम से कम 45,000 लोगों से को वैक्सीन लगाया जाएगा। एक उत्साह है और अपॉइंटमेंट बुकिंग भी चल रही है। दीपक रावत, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने का जो दौर है 18 साल से ऊपर के सबको, हर किसी को, ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है शुरू तो हो गई है। भले ही फर्स्ट गियर में ही है, धीरे धीरे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके फिर थोड़ा और तेजी पकड़ेगा। जी आनंद, जिसे 1 तारीख से शुरू होना था वो आज 3 तारीख से शुरू हुआ है। देरी से शुरू ज़रूर हुआ है लेकिन लगनी ज़रूर शुरू हो गई है। इस वक्त पूर्वी दिल्ली में हम मौजूद हैं और एक स्कूल को सेंटर बनाया गया है। करीबन ऐसे 77 सेंटर्स हैं जिसमें इस तरीके से आज वैक्सीनेशन चलाई जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन की जाँच की जाती है, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड, उस सब की जाँच की जाती है और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पर वैक्सीन लगा रही हैं। तो ये आप तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये ईस्ट दिल्ली का स्कूल है, सरकारी स्कूल है और 77 स्कूल्स को इसी तरीके से तैयार किया गया। इस स्कूल की अगर बात करें आनंद, तो यहाँ पर 5 ऐसे रूम बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। 5 रूम और हर रूम में एक दिन में 150 वैक्सीन डोजेस लगाई जाएंगी। तो इस हिसाब से पूरे 5 रूम की बात करें तो 750 डोजेस एक दिन में एक स्कूल में लगाई जा रही है। तो टारगेट अभी छोटा है, लेकिन अभी जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्कूल में आए थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमें अभी डोजेस कम मिली हैं, 4.5 लाख के आसपास मिली हैं और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों कंपनियां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस देंगी, क्योंकि एक टारगेट फिट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उनका ये कहना है कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देंगे। उनका ये कहना है कि 67 लाख के आसपास उन्होंने दोनों कंपनियों से 67 दोनों से मांगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उनको मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं एक स्कूल की और इसी तरीके से लगभग जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। आनंद जी, 4.5 लाख डोजेस की खेप जो है वो कम से कम 2 या 3 दिन तो चलेगी। जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे, जितने रजिस्ट्रेशन होंगे, जितनी जल्दी लोग जाएंगे उतनी ही जल्दी इस खेप का इस्तेमाल होगा। लेकिन तब तक आपके पास और भी सप्लाईज आ सकते हैं अगले 2-3 दिन में। तो एक रिले होगा और लोगों का वैक्सीनेशन का दर अगर धीरे धीरे बढ़ता जाए तो ये हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि ये वैक्सीन ही है जो संजीवनी है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को बजरंग बहादुर नाम के एक तहसीलदार ने सड़क पर मेंढक चाल चलवाया। इस दौरान वहीं ढोल नगाड़े भी बजाए गए। यही नहीं, मेंढक चाल चल रहे लोगों को तहसीलदार पैर पर मारते भी दिखाई दिए। बाद में इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है और ये वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने तहसीलदार को सबक सिखाने के लिए मुंह काला करने की चेतावनी दे डाली। आज हमने जो कार्रवाई किया है
उसका उद्देश्य ये है कि दूसरे लोग जो देखें वो इससे प्रेरित हों और इसकी चर्चा हो, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है इसकी जानकारी लोगों को हो। जिसने नियम तोड़ा उसे मिली सजा, ऐसे लोगों का नाम लेकर उनको शर्मसार करना जरूरी है, उनका एग्जाम्पल बनाना जरूरी है। तो कांग्रेस को इससे तकलीफ हो रही है। वहाँ मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्यों तकलीफ हो रही है? आनंद, हैरानी की बात है कि मतलब एक ऐसे विषय पर जिसके लिए सारी दुनिया, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, खुद यहाँ के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बिल्कुल जिसे कहें कि अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंदौर। इंदौर के देपालपुर की जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो तस्वीरें देपालपुर की हैं। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस इसमें राजनीति किस बात की कर रही है, क्योंकि जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और जो कोरोना के लॉकडाउन का वायलेशन है, एक होम क्वारंटाइन में आपको पॉजिटिव पाया गया, पॉजिटिव होने के बाद आपसे कहा गया कि आप घर में रहिए, और अगर कोई शख्स घर से बाहर निकलता है आनंद, तो उसके बाद क्या करे प्रशासन? तो प्रशासन अपनी तरफ से एक जागरूकता का अभियान भी चला रहा है और इस तरह की चीज़ें करके, और उसका जो प्रचार प्रसार किया गया वो इसलिए किया गया कि अगर आप घर से निकलते हैं पॉजिटिव होने के बाद, अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो आपका भी यही असर होगा। मकसद यहाँ पर जागरूकता फैलाना था, लेकिन एक राजनीति, बेवजह की राजनीति कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर की गई। लेकिन उस शहर में, वो इंदौर जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, जिसमें मौतों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मनोज, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं एक चेतना, एक डर नहीं आया है इस वायरस को लेकर। वो ये लोग ये बात नहीं समझे हैं कि जब तक आप प्रोटोकॉल और कोविड बिहेवियर को नहीं फॉलो करेंगे तब तक आपके सर पर ये लॉकडाउन का खतरा तो मंडराएगा ही, साथ ही ये वायरस फैल जाएगा। और अब की बार ये वायरस कुछ इस तरह से फैला है, इसका नया स्ट्रेन या म्यूटेंट जो कहें, इसका जो नया दौर है, पहले वेव के मुकाबले 3 दिन के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे ये वायरस उनके अंदर घुस गया और कैसे उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में घर कर गया। लोगों को इसका सीरियसनेस नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वो इस तरह से लापरवाही करेंगे तो उन्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और जरूरी है कि ऐसी सख्ती हर किसी के साथ, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, ताकि लोगों में कहीं ना कहीं एक समझ पाए। क्योंकि जो लातों के भूत हैं वो अगर बातों से नहीं मानते तो उनको डांट पड़नी पड़ेगी, और ये दंड का जो भाव है इसको तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आ रही है यहाँ अखाड़ा में। कोरोना से लड़ाई के लिए भारत को जल्द ही अमेरिका की वैक्सीन मिल सकती है। कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने यह बयान जारी किया है कि भारत में उनकी वैक्सीन को जल्द ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है, और इसके लिए भारत सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी फाइजर भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की दवाइयां भी मुहैया करवा रहा है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लेकिन इस फाइजर कंपनी के साथ कई सारे ऐसे किस्से भी जुड़े हैं कि जहां ये बुलडोज करने की कोशिश करता है अपनी कंडीशंस को। इसका लैटिन अमेरिका में अगर कहें तो बहुत सारे देशों ने ये कहा है कि इसने हमको बुली करने की कोशिश की। तो क्या फाइजर कुछ स्ट्रॉन्ग, कड़े टर्म्स, कंडीशंस रखने की कोशिश कर रहा है, या भारत के साथ जो संवाद है वो एक एक्सचेंज रूट पे है और एक प्रॉपर चैनल से चल रहा है? आनंद, आपको बता दें पहले तो ये कि फाइजर ने इमरजेंसी यूजेज के लिए अब से कुछ महीने पहले अप्लाई भी किया था, लेकिन खुद ही विड्रॉ कर लिया। कारण साफ तब तक नहीं है कि फाइजर ने विड्रॉ क्यों किया, लेकिन ये जरूर है कि भारत में अब 3 वैक्सीन मौजूद हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है। उसके बाद अब फाइजर को लेकर चर्चा है, और आज ही फाइजर की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि भारत में इमरजेंसी यूजेज के लिए और भारत में इसकी उपलब्धता के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। और इसके लिए पहले से ही वो भारत सरकार के संपर्क में है। लेकिन आपको पहले ही बता दिया, पहले ही आपको ये मालूम होगा आनंद कि एक सिस्टम बना हुआ है, वैक्सीन को लेकर एक एक्सपर्ट पैनल बना हुआ है जो कि वैक्सीन को मंजूरी देता है, और उसके बाद सरकार के लेवल पर ये तय होता है कि वो किस रेट पर सरकार को भेजी जाएगी। हालांकि ये साफ कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि राज्यों को और प्राइवेट हॉस्पिटल को ये वैक्सीन किस कीमत में भेजी जाएगी। तो इसके लिए सिस्टम पहले से तैयार है, तो ऐसे मनमानी तो नहीं चलेगी जाहिर तौर पर। लेकिन फिलहाल एक राहत की बात जरूर है देशवासियों के लिए कि जहां तक 3 वैक्सीन अभी उपलब्ध हो रही है भारत में, अगर 4थी वैक्सीन भी आती है और फाइजर की वैक्सीन को स्टोर करना बहुत मुश्किल है। -70 डिग्री के टेम्परेचर के नीचे
इसको स्टोर करने का है और के कंडीशंस है, और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, 2000 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये उपलब्ध होगा, देखते हैं। सरकार सबसे पहले इसे अप्रूवल तो दे। शैलेंद्र वांगू, धन्यवाद। आगे और बड़ी खबर आ रही है आईपीएल से जुड़ी। अब कोरोना के खतरे ने अब आईपीएल को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अहमदाबाद में होने वाले आज के आईपीएल मैच को टाल दिया गया है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से था और ये जो मैच होना था इसको अब टाल दिया गया है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर के कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब ये मैच नहीं खेला जाएगा। आईपीएल के चला होने पर भी बहुत सारे अब सवाल पूछे जा रहे हैं। पैट कमिंस जो बॉलर हैं उनको, जिन्होंने कि $50,000 जो है डोनेट किया था पीएम केयर्स फंड में कोविड की राहत के लिए और भारत में लोगों की मदद के लिए, उनको अभी आइसोलेशन में रखा गया है, ये खबर आ रही है। और कितने प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, क्या इस पर इसकी वजह से आईपीएल खेला जाना चाहिए या नहीं, इस पर सवाल या निशान उठता है। बाकी प्लेयर जो थे, क्योंकि ये सारे प्लेयर जो हैं बायो बबल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो फिर वरुण चक्रवर्ती को ये संक्रमण मिला कैसे, आया कैसे, ये भी पूछने वाली बात है। कहाँ से ये ट्रांसफर हुआ है उनको, किसने बायो बबल का उल्लंघन किया और कैसे वो ये संक्रमण उन तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बीसीसीआई ने कहा था कि सारे प्लेयर, सारे ऑफिशियल्स, जितने लोग इससे जुड़े हैं, सब एक बायो बबल के अंदर चल रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं और हर मैच के बाद और हर सिटी को बदल के और मैच से पहले प्लेयर्स को टेस्ट किया जा रहा है। हर 48 घंटे में प्लेयर्स को टेस्ट किया जा रहा है। यही प्रोटोकॉल जो थे वो दुबई में पिछले साल जब आईपीएल हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो भी फॉलो किया गया था। और मैंने कुछ प्लेयर्स से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 54-56 मैचेस में कम से कम 40 बार उनको टेस्ट किया गया था। तो वैसा ही प्रोटोकॉल अब भारत में भी हो रहा है। जब प्लेयर्स चेन्नई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से पुणे या किसी और वेन्यू, दिल्ली किसी और वेन्यू पे जाते हैं, तो हर बार उनको टेस्ट किया जाता है और इन प्लेयर्स को अपने बायो बबल को तोड़कर किसी और को मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। जनक दवे फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, अहमदाबाद में ही क्या इनको ये संक्रमण फैला है? कैसे वरुण चक्रवर्ती, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बायो बबल में थे, ये कैसे पॉजिटिव हो गए, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर, और इनका स्वास्थ्य अभी क्या ठीक है? देखिए, अभी तक बीसीआई की ओर से जो जानकारी है उसके मुताबिक वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर दोनों पॉजिटिव पाए गए और बाकी टीम मेंबर्स का भी टेस्ट किया गया। उसके बाद बाकी टीम मेंबर्स में सभी के टेस्ट नेगेटिव आए हैं और उनकी सेहत है, अभी फिलहाल उनको आइसोलेट किया गया है और बाकी जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उनको आइसोलेशन में रखा गया है। जहाँ तक जो बीसीसीआई की एक पॉलिसी के मुताबिक 48 घंटे एक जो दायरा था उसमें हर 48 घंटे में इनका टेस्टिंग होता था। तो यहाँ पर अहमदाबाद में आए तब जाकर ये इन्फेक्शन लगा या किस तरीके से वो अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन 2 प्लेयर्स वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद केकेआर और आरसीबी की जो मैच है आज के जो होने वाली वो बंद हो गई है। उसके बाद अब देखना होगा कि ये जो बाकी जो टेस्ट उनके जो प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स के टेस्ट नेगेटिव आने के बाद अब आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी, बाकी प्लेयर्स को कब आइसोलेट, कितने दिन तक रहना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, वो कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक बीसीआई और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि 3 या 4 दिन पहले की सोच होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो मैनिफेस्ट अपने आप को सिम्टम्स दिखाता है वो ये 2 या 3 दिन के बाद दिखाता है। तो पिछले 3 दिन पहले या 4 दिन पहले वरुण चक्रवर्ती क्या कोई मैच खेल रहे थे, तो उन मैच में कौन कौन से प्लेयर्स थे, क्या उस टीम को भी और जो विपक्षी टीम है पूरी तरह से फिर से टेस्ट करने की जरूरत है। ये टेस्ट, ट्रैक और ट्रेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी वजह से क्या अब आईपीएल पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है। क्या इस टूर्नामेंट को आगे चलाया जाएगा, क्या कहेंगे बीसीसीआई, क्या कहेंगे फ्रेंचाइजेस, क्या कहेंगे प्लेयर्स, देखना पड़ेगा। इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन अखाड़ा में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद वहां की राजनीतिक का जो हालात है वो फिर से गरम हो चुके हैं। एक बार फिर राजनीतिक हमले, पॉलिटिकल वायलेंस जो है सामने आ रही है, हिंसा की जो वारदातें हैं बढ़ गई हैं। आरोप है कि भारी जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर आए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें हैं। आपको स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हल्दिया की है।
जहां ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने शुवेंदु के काफिले पर पथराव किया और जमकर हंगामा किया। दूसरी तस्वीर कोलकाता की है, जहां कुछ लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव देवाशीष दास के घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि हरे रंग का गुलाल लगाए हुए कुछ लोग देवाशीष दास के घर में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। तीसरी तस्वीर हुगली जिले से है और वहां आरामबाग की है, जहां चुनावी नतीजों के बाद कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। चौथी तस्वीर कोलकाता के बेलाघाटा की है, जहां कुछ लोगों ने बीजेपी नेता काशीनाथ विश्वास के घर के बाहर हंगामा किया और फिर वहां खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। पांचवी तस्वीर आसनसोल की है, जहां तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लग रहा है। और छठी तस्वीर दक्षिण 24 परगना की है, वहां भी बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों पर है। अब कोलकाता के बेलाघाटा में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की मौत हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अभिजीत सरकार की हत्या की गई है, जिसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि अभिजीत सरकार पर इतनी पत्थरबाजी की गई कि उनकी मृत्यु हो गई। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि मौत से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव किया था और बताया था कि उनके दफ्तर पर तृणमूल कांग्रेस के लोग हमले कर रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि हमले पुलिस की मौजूदगी में हुए। अमित सिंह जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक हिंसा के नए जो किस्से सामने निकल कर आ रहे हैं। तो यही था जय बांग्ला का नारा, या इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स को खुलेआम छूट दी गई है तृणमूल कांग्रेस द्वारा, क्योंकि आरोप सीधा तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा है। अमित जी बिल्कुल, कल जैसे ही रुझानों में सबसे पहले टीएमसी को बढ़त आई और ये उसके बाद शाम 4 बजे के बाद सबसे पहले जो तस्वीर आई थी वो हुगली से आई थी और देर रात तक अभिजीत सरकार जो कि बीजेपी कार्यकर्ता है बेलेघाटा से, कोलकाता के एकदम ठीक बगल में है, वार्ड नंबर 30 में उनको पर पत्थरबाजी होती है उनके ऊपर और जिसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। अब मौत आने से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव किया और उन्होंने पूरी आपत्ति बताई किस तरीके से उन पर अटैक हुआ है। वहीं काशीनाथ विश्वास जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके घर के बाहर भी आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जो बाइक खड़ी थी उस बाइक के ऊपर आगजनी कर दी। हुगली से तस्वीरें आई, आसनसोल से तस्वीरें आई, उत्तर 24 परगना से तस्वीरें आई। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार वो आ रही हैं, बीते कल शाम 4 बजे से ही आ रही हैं और बताया ये जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी पर। हालांकि खुद कैलाश विजयवर्गीय कल शाम को मुखातिब हुए थे और मीडिया ने ममता बनर्जी को बधाई देते हुए ये भी कहा कि अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है, ममता बनर्जी इसे रोके, इस तरीके से हमले नहीं होने चाहिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। उन्होंने कल शाम को ये अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये हमले जो है बीती रात भी कई जगहों से ऐसी सूचना मिली कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन पर हमले हुए, बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर हमला हुआ। अब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को तय करना है कि किस तरह की राजनीति का वो आप पटाक्षेप करेंगे, किस तरह की राजनीति को बंगाल में जगह दी जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिए अमित। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी बवाल के बीच दक्षिण 24 परगना में बीजेपी समर्थक की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी समर्थक हरण चौधरी के परिवार का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। और वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जीत हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही उनका काफिला वहां से निकला, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में किसी को भी चोट लगने की खबर नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ जरूर हुई। और CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्टर थी पायल मेहता, उनके साथ भी वहां मौजूद लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की और उनके हाथ से फोन और कैमरा छीनने की भी कोशिश की थी। अमित सिंह हमारे साथ अभी भी है। अमित, इस तरह के जो किस्से हैं ये बार बार निकल कर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये जो हिंसा की राजनीति, क्या ये चलती रहेगी? ये जो बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं काडर, चुनाव तो हो गए, कोई जीता कोई हारा, लेकिन इस तरह की बदले की भावना और हिंसक राजनीति को क्या जगह मिलनी चाहिए?
जी हाँ बिल्कुल, और इस तरीके की हिंसा की जो राजनीति हो रही है, इस पर जो शीर्ष नेता है, खासतौर पर जिस तरीके से टीएमसी पर आरोप लग रहा है, टीएमसी के जो शीर्ष नेता है ममता बनर्जी, जो अब कुछ ही दिनों में वही शपथ लेंगी सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लिहाजा उन्हें सामने इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं और जो बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, उन्हें अब कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिससे कि खराब ना हो। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जीते और नंदीग्राम में जीतने के बाद जब वो सर्टिफिकेट लेके जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला हुआ था, जो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। नंदीग्राम के जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के हल्दिया, वहां पर काउंटिंग सेंटर था, काउंटिंग सेंटर में वो अपना सर्टिफिकेट ले रहे थे, और जब ममता बनर्जी वहां से हार गई, तब जो अंदर काउंटिंग सेंटर में टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे और जो बाहर काफी तादाद में जो कार्यकर्ता मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं इसे पचा नहीं पा रहे थे। और जाहिर तौर पर जब उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का काफिला देखा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, और जो वहां पर मौजूद है, जैसे पायल में वहां पर मौजूद थी, हमारी सहयोगी है, पायल के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की गई है। और यही नहीं, बीती रात हल्दिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है, वो आज सुबह भी प्रदर्शन वहां पर जारी था। नहीं तो इसमें यहाँ नंदीग्राम में और खबर आ रही है, नंदीग्राम में फिर हिंसा हुई है, बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, फिर से हिंसा के वाकया, दुकानों में भी लूटपाट हुई है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप है, टीएमसी पर हिंसा का आरोप है, और इस तरह से अगर बदले की राजनीति होगी, नंदीग्राम में फिर से हिंसा हो रही है। अमित सिंह, अभी ये और खबर आ रही है कि बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, दुकानों में लूटपाट हुई है, इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है कि ममता बनर्जी 1900 वोटों से ज्यादा से हारी हैं, और वो भी शुभेंदु अधिकारी से। तो मुख्यमंत्री की पार्टी तो जीत गई, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई, तो इसलिए क्या बदला इस तरह से निकाला जाएगा? इस तरह की राजनीति का तो पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, इस पर पर्दा गिर जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यही हिंसक राजनीति आगे भी चलेगी। 2016 में भी जब लेफ्ट को मात दी गई थी, तो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं, लेफ्ट के दफ्तरों पर इस तरह के हमले हुए थे, और ये हमले की राजनीति चली थी। कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से ज्यादातर शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, और जिस तरह से मतदान हुआ है, और जिस तरह से समर्थन मिला है ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को, क्या एक नई राजनीति की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, या फिर ये बदले की और ये हिंसा की राजनीति चलती रहेगी? अब देखो हम जीत गए तो अब दिखाते हैं हम तुमको, और फिर लूटपाट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे। ये डर की राजनीति तो खत्म करने की बात हुई थी कि बंगाल सुरक्षित है ममता बनर्जी के अंतर्गत, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल के नहीं हुए? जी बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी मैंडेट ममता बनर्जी को, टीएमसी को जिस तरीके से मिला है, वो डेवलपमेंट के नाम पर मिला है, विकास के नाम पर मिला है। और खास तौर से ममता बनर्जी, देखिए उनकी पार्टी जीत गई है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जो पहली रैली की थी अपने कार्यकर्ताओं की, उसके बाद जो दूसरी रैली की थी, उन्होंने नंदीग्राम मॉड्यूल बनाने की बात की थी। आनंद, नंदीग्राम मॉड्यूल यानी नंदीग्राम को डेवलप करने की बात की थी। और जिस तरीके से यहाँ पर अब टीएमसी के जीतने के बाद, और भले ही नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई हो, लेकिन नंदीग्राम भी तो ममता बनर्जी का ही हुआ। और जिस तरीके से अब वहाँ की तस्वीरें आ रही है, जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया था वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद ब्लॉक कल दीदी ने ये कहा, चलो अच्छा हुआ, मुझे हर बार 2-2 घंटे सफर अप डाउन नहीं करना पड़ेगा, ये उनका रिएक्शन था क्योंकि वो हार गई। क्या इस तरह का रिएक्शन की उम्मीद हम करें, या फिर बंगाल को नए ऊंचाइयों पर ले जाएंगी और बंगाल को एक प्रोग्रेसिव और प्रोमिनेंट एक स्टेट बनाएंगी देश में? वो उस तरह की परफॉर्मेंस की राजनीति होनी चाहिए, या फिर इस तरह से पॉलिटिकल किलिंग्स की राजनीति होनी चाहिए? ये तय करना है तृणमूल कांग्रेस को। अमित, बने रहिए मेरे साथ। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में इलाके में कल रात बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया गया। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है। आरोप है कि टीएमसी से जुड़े लोग इलाके में घुस कर बीजेपी समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। अमित अभी भी हमारे साथ हैं। अमित, बशीरहाट वही जगह है जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी आज से 4 साल पहले। सरेआम लोगों का कत्लेआम हुआ था, वहां पर दंगे हुए थे खुलेआम, और ममता बनर्जी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, छोटी सी घटना है। जी हाँ बिल्कुल आनंद, बसीरहाट वही इलाका है जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। बसीरहाट
के बाद इच्छामती नदी है और इच्छामती नदी को जैसे ही क्रॉस करेंगे बांग्लादेश से, तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से वहां पर बीते कुछ सालों में हमने देखा है जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई है, और उसके बाद कल जैसे ही चुनाव के नतीजे आए शाम 4 बजे के बाद से पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लगातार तस्वीरें आ रही थी, हिंसा की तस्वीरें आ रही थी। ठीक वैसे ही बसीरहाट से भी तस्वीरें आई हैं और यहाँ पर भी आरोप टीएमसी पर है। बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर हमले का आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है, और बसीरहाट इलाके से ही बीजेपी के सायंतन बसु जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के, उनका दफ्तर है, तो वहां पर भी हमले की खबरें आई कल शाम 4 बजे के बाद ही आए। तो इस तरीके का तस्वीर जो है बसीरहाट में हम पहले भी देख चुके हैं। पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में उस वक्त भी देखा गया था, उससे पहले भी जब चुनाव हुए 2016 में उस वक्त भी देखा गया था, और 2011 में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी देखा गया है। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार हमने बसीरहाट से देखा है, और बसीरहाट के अलावा हुगली, उत्तर 24 पर हुगली, बैरकपुर, कोलकाता के साथ बेलाघाटा, बेलियागाची, यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है, आसनसोल में तस्वीरें देखी है। देखिए 8 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन 8 चरण में इस तरीके से बड़े हिंसा नहीं देखने मिले। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन ये तो डराने की बात है। ये तो पूरी तरह से बदला है कि तुमने बीजेपी का समर्थन किया, हम जीत गए, अब दिखाते हैं तुमको, और ये खुलेआम सड़कों पर इस तरह से घूम रहे। और कई जगह ये कहा जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन बस मुख बनकर खड़े होकर देख रही है तमाशा, के होने दो जो हो रहा है, काट रहे हैं काटने दो, मार रहे हैं मारने दो, जला रहे हैं जलाने दो, हमें क्या लेना देना। इस तरह का एटीट्यूड दिख रहा है, और सारे बंगाल, समूचे बंगाल में दिख रहा है। कम से कम 6-7 वाकये हम आपको दिखा चुके हैं। अमित बने रहिए मेरे साथ। वहीं कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हरे रंग के गुलाल लगाए हुए कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, और ये जो हरे रंग का गुलाल है ये सब तृणमूल के समर्थक एक दूसरे को लगा रहे थे। सवाल ये भी उठता है, क्या अब कोविड नहीं है? क्या अब कोविड का काल नहीं है? पॉलिटिकल रैलियों में बीजेपी की बहुत सारे सवाल पूछे गए थे तृणमूल कांग्रेस द्वारा, तो क्या ये जो चल रहा है ये क्या कोविड काल में नहीं चल रहा है? जब बंगाल में कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वहां लाठियां लेकर बिना मास्क के गुलाल वलाल लगाकर एक दूसरे के घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब वहां कोविड नहीं है। कोविड जो है, जिनको तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं उनको तो छू ही नहीं सकता, और वो कुछ भी कर सकते हैं सड़क पर। अमित सिंह जी हाँ, बिल्कुल। देखिए उस समय तो टीएमसी की तरफ से लगातार कहे जा रहे थे कि 3 फेज का चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, लेकिन कल जैसे ही नतीजे आए, हमने ममता बनर्जी के घर पर कालीघाट में जो तस्वीरें दिखी, जो बीजेपी जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो किस तरीके से जश्न मना रहे थे। यही नहीं, मैं जब कालीघाट से निकला और जरा इंटीरियर की तरफ उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना की तरफ जा रहा था, तब वहां पर जितने भी सड़क पे टीएमसी का दफ्तर हमें दिखा, उन सभी दफ्तरों के बाहर जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो लगातार जश्न मना रहे थे, लगातार नाच हो रहा था, वहां पर पार्टियां हो रही। तो इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा था, वो भी कोविड के काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा था। चीफ सेक्रेटरी को दोपहर को ही चुनाव आयोग ने कह दिया था कि कार्रवाई करिए, नहीं अगर समझता तो एसएचओ पर कार्रवाई करिए, एसएचओ की जिम्मेदारी है इलाके की, वो देखे। चुनाव आयोग कुछ भी कहे, अब तो प्रशासन किसके कंट्रोल में है सबको पता है। अब ममता बनर्जी और टीम तृणमूल कांग्रेस को तय करना है कि वो किस तरह की राजनीति बंगाल में और देश को दिखाना चाहते हैं। अगर बंगाल ने देश को बचा लिया जैसा दीदी ने कहा, तो इस तरह से बचाना हुआ। क्या ये कोविड काल में नहीं हो रहा है? अगर कोविड आपकी प्राथमिकता है तो आपका काडर खुलेआम हिंसा क्यों कर रहा है? ये सवाल तो पूछना बनता है। ये सवाल सही है, इसका जवाब भी ममता बनर्जी और उनकी टीम को आज देना होगा कि उनके काडर को वो कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि आखिर चाहे वो आपके साथ हो या आपके विपक्ष में खड़े हों, लेकिन वो है तो बंगाल के निवासी, है तो वहाँ के स्थानीय लोग। क्या उनकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? उनके जान की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सही सवाल बनता है ये। अमित, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अब कोरोना से जुड़ी एक और खबर आ रही है। अखाड़ा में समय कम है, जल्दी से आपको बता दूं, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में चामराजनगर के एक कोविड अस्पताल में 24 मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मृत्यु हो गई है। ये खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में मुश्किलें आई, जिसकी वजह से वहां इलाज करवा रहे 24 मरीजों की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। चामराजनगर के डीएम ने कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। साथ ही जिला प्रशासन ने भी दलील दी है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस मामले में डीएम से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली और जहां तक पता लगा, जहां तक इंफॉर्मेशन आई है, इस एरिया में और कर्नाटक में, खासकर बेंगलुरु में, इस एरिया में ऑक्सीजन की फिलहाल किल्लत नहीं है। कैसे रातों रात यहां पर किल्लत हुई और 24 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर इमीडिएटली इसको संज्ञान में लेकर इस पर अब रिपोर्ट और जांच की जा रही है। स्टेसी परेरा जुड़ रही हैं डिटेल्स के साथ। स्टेसी नमस्ते, ये कैसे हो गया? क्योंकि बेंगलुरु में फिलहाल ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, लेकिन चामराजनगर में 24 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई, ऐसी खबर आ रही है। Exactly, Anand. Chamarajanagar is actually a district away from Bengaluru city, and you have lots of people who have travelled over this time because they are not getting help in Bengaluru city. Travel to the adjoining district. Now, according to this report, what the district commissioner has also said is that there was a shortage around 10:30, but there was it was mobilized and 60 cylinders was brought towards Chamarajanagar from Mysuru. However, the families of these people are alleging that they did die that because there was shortage of oxygen. This did not happen all at one time. This is over the period of, from 10 o'clock yesterday till 7 o'clock this morning. तो आप कह रहे हैं कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच ये 24 मौतें एक के बाद एक हुई हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कम से कम 60 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो इमीडिएटली मैसूरू से चामराजनगर की तरफ बढ़ा दी गई थी और ऑक्सीजन जो है उन तक पहुंच गया था। तो फिर क्या वजह है कि 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? जो हुआ गलत हुआ और जो भी इसके साथ इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। स्टेसी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। खबरें चलती रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विनोद नगर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पहुंचे और वहां तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं अभी तक। वेव है, इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18+ के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। सबको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है सबके लिए इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि क्या कहते हैं अभी जितना भी हो रहा है सिचुएशन जैसा भी है उन सब के लिए, उन सबसे सेफ रहने के लिए 10% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूँगी। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लगवाइए। दिल्ली में 18 से